नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करेंगे कि अगर आप यूरोप आने का प्लान कर रहे हैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन के लिए या फिर स्पेशली डेनमार्क आना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होता है और क्या प्रोसीजर होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में एक ब्लूप्रिंट दूंगा या फिर स्टेप्स बताऊँगा जो आपके काम आएंगे। तो लेट्स लुक एट इट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, प्लस जिन लोगों के मैं साथ पढ़ा हूँ और जो मिस्टेक्स उन लोगों ने की है, जो मिस्टेक्स मैंने की है, वो आप लोग ना दोहराए, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं ये भी बता दूं कि मैं किसी कंसल्टेंसी से एफिलिएटेड नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैंने इमिग्रेशन की वेबसाइट पर पढ़ी है उससे मिलती जुलती है। तो आप किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें। तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा जिसको आप पढ़ के पूरी प्रोसीजर डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो है चूजिंग एन एजुकेशन। आपको वो बेहतरीन एजुकेशन चूज़ करना है जो आप पढ़ना चाहते हो फॉरेन यूनिवर्सिटी में आने के लिए। स्पेशली जो मास्टर स्टूडेंट होते हैं उनको इतनी तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि वो बैचलर्स पढ़े हुए होते हैं और उनको पता होता है कि हमने इस डायरेक्शन में जाना है और यही फील्ड हमने चूज़ करनी है, क्योंकि वो उनके प्रीवियस एजुकेशन बैचलर्स एजुकेशन पर डिपेंड होता है। लेकिन स्पेशली जो लोग बैचलर्स पढ़ने के लिए आना चाहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है चीज़ों की, क्योंकि कोई लोग कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं और वो सिर्फ कंसल्टेंसी वाले जब आपको वीज़ा बस लगा देते हैं कहीं का भी कौन सी भी एजुकेशन का, कई लोग ऐसे आ जाते हैं, उनको लगता है कि सारी चीज़ें आसान हो गया एक बार आ गए हम यूरोप में। तो ऐसा नहीं होता है। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जो यहाँ पे आके काफ़ी पछताते हैं, जिनका पैसा काफ़ी खर्च होता है, टाइम ख़राब होता है। तो आप ऐसा ना करें। तो सबसे पहले आप रिसर्च करें, गूगल करें कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपका क्या बैकग्राउंड है, आपकी क्या स्किल्स है, आपका क्या पैशन है, वो सब आप चीज़ें ध्यान में रखें और उसको मद्देनज़र रखते हुए आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि एक बार जब आपने किसी गलत एजुकेशन में एडमिशन ले ली और आप यहाँ पे आ गए तो क्या होता है कि काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं हाफ द सेमेस्टर। उनको ये रियलाइज़ होता है कि अरे ये कोर्स तो मेरे लिए बना ही नहीं है और ना ही ये मैं इस कोर्स के लिए बना हूँ। तो वो ये रियलाइज़ करने के बाद सोचते कि वो ड्रॉप आउट हो जाए क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ऐसा काफ़ी लोगों ने किया है। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, दो चीज़ों पे काफ़ी नुकसान होता है। सबसे पहले तो पैसा। यहाँ पे एक सेमेस्टर की फ़ीस अराउंड 4,500 टू 5,000 यूरोज़ की होती है। तो वो उसको पकड़ के चलिए आप 6.5-7 लाख के अराउंड। तो इतनी सारी फ़ीस जब आप भरते हैं एक सेमेस्टर के लिए तो वो काफ़ी नुकसान हो जाता है। आपको वो पैसे वापस नहीं मिलते हैं अगर आप ड्रॉप आउट होना चाहते हैं तो हाफ द सेमेस्टर। और दूसरी चीज़ है, जो आपको वीज़ा मिलता है वो आपको बेस्ड ऑन दिस एजुकेशन मिलता है। तो आप अगर एजुकेशन नहीं चेंज कर दे तो आपका वीज़ा वैलिड नहीं होता है। तो आपको फिर से वीज़ा अप्लाई करना होता है दूसरे एजुकेशन के बेस पे। तो ये भी चीज़ होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका जो टाइम है, आपका ईयर बर्बाद हो जाता है। बट ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। तो और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड आईटी का है तो आप इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हैं, अप्लाइड कंप्यूटिंग, अप्लाइड साइंस पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और आपका एजुकेशन अगर बिज़नेस का है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो आप उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, फाइनेंस है, वो सब एमबीए है, वो सब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप एजुकेशन सिलेक्ट करें। तो चलिए, फिर एक बार आपने जो एजुकेशन सिलेक्ट कर लिया तो आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसको ध्यान में रखें कि आप जो एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हो किसी भी कॉलेज में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे लोग कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं और वो कंसल्टेंसी वाले ऐसा कुछ देखते नहीं है कि ये एजुकेशन जो ये प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटी वो रिकग्नाइज्ड है या नहीं। तो उसके चक्कर में आप यहाँ पे आके फंस जाते हो, क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं होता। फिर अगर आप कुछ
फ्यूचर में किसी और कंट्री में जाना चाहते हो एजुकेशन के बेस पे या फिर जॉब अप्लाई करना चाहते हो तो शायद आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो वो चीज़ के लिए आपको रिसर्च करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल करें वो कॉलेज को, या फिर वो कॉलेज में जो पढ़े लोग हैं उनसे कांटेक्ट में आए लिंक्डइन के थ्रू या फिर कोई भी एल्यूमनाई ग्रुप्स के थ्रू, और उनसे बात करें। और ये भी नहीं आप डेनमार्क में आना चाहते हो तो आप गूगल करें, यहाँ पे कई वेबसाइट्स ऐसी होती है वहाँ पे जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है या नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान में रखें। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको IELTS देना होगा। IELTS इज़ IELTS विच स्टैंड्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम्स। तो ये आपका इंग्लिश टेस्ट होता है जो आपको अगर आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा रहे हो बाहर अब्रॉड तो आपको देना ही पड़ता है। तो क्योंकि नॉर्मली आप जब जाते हो बाहर तो आप इंग्लिश में ही एडमिशन लेते हो, तो ये आपकी इंग्लिश टेस्टिंग करता है ये। और नॉर्मली जो ये IELTS है वो 4 मॉड्यूल से बना होता है। वो है राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ये सब मिला के आपको 9 बैंड मिलते हैं। तो इसमें 9 बैंड में से आपको लाने हैं मिनिमम 6.5। मैं ये 6.5 इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 6 या 6.5। सो इसीलिए इट्स बेटर कि आप 6.5 लाए या उससे ज़्यादा लाए, वो तो उससे भी अच्छा है, तो आपको परेशानी ना हो। लेकिन कोई वीज़ा इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी एंड द वीज़ाज एंड द एजुकेशन यू आर गेटिंग। सो आप फॉर एग्जांपल अगर डेयरी वीज़ा पे आ रहे हो डेनमार्क में तो आपको 6.5 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका 3 बैंड में भी हो जाएगा। तो IELTS इज़ इम्पॉर्टेंट, डजेंट मैटर कि आप कहाँ जाना चाहते हो, यूरोप आना चाहते हो, US जाना चाहते हो, कनाडा जाना चाहते हो, तो IELTS तो आपको देना ही होगा। तो वो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है इस प्रोसीजर में। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रूफ ऑफ एक्सपेंसेस। तो आपको फॉर एग्जांपल अगर आप आ जाते हो डेनमार्क में और आपके साथ कोई फैमिली भी लाते हो आप, तो एक बंदे के ऊपर आपको 6,397 क्रोनर्स आपके अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं पर मंथ। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 सालों के लिए आते हो मास्टर्स डिग्री करने के लिए तो वो 6,395 क्रोनर्स टाइम्स 24 ऐसा पकड़ के आपको वो सारे फंड्स आपके अकाउंट में शो करने होता है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर आपने फुल टाइम ट्यूशन फ़ीस पे की हो तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऑलरेडी आपने इतना पैसा खर्च करके आपने ट्यूशन फ़ीस पे की है, तो दे नो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं रहना यहाँ पे डेनमार्क में, तो आपको कोई ये डॉक्यूमेंट दिखाना नहीं पड़ता। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा जिसमें आपने फ़ीस पे की हो कॉलेज में। और एक चीज़ है, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली हो तो भी आपको ये फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली जब आपको डेनमार्क में स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको हर महीने स्टाइफंड भी मिलता है गवर्नमेंट से, दैट इज़ अराउंड 7,000 डेनिश क्रोनर जैसे मुझे मिला था। अगर आपको इस बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए कि आप कैसे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो तो प्लीज़ मेरा एक वीडियो है जहाँ पे मैं इस चीज़ पे बात करता हूँ, तो वो प्लीज़ चेकआउट करें आप, जिसमें मैं डिटेल में बताता हूँ कि आप कैसे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं डेनमार्क में। तो प्लीज़ चेक दैट आउट, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यस, फिर आपको जब अगर आप स्कॉलरशिप पाना चाहते हो तो वो भी है कि आपको फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपको बस वो डॉक्यूमेंट दिखाना होता है जो आपको मिला होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिली है और आपको ये इतना स्टाइफंड हर महीने मिलता रहेगा। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस प्रोसेस में काम आती है। तो और आखिरी जो चीज़ है वो छोटी चीज़ है, आई मीन इट्स फॉर मोस्टली फॉर इमिग्रेशन ऑफिसर। जो आप हैं SOP, इसको कहते हैं SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, या फिर आप क्यों आना चाहते हो इस कंट्री में पढ़ने के लिए। ये आपका ओवरव्यू देता है इमिग्रेशन ऑफिसर को जब वो आपका केस पढ़ता है या फिर आपके केस के लिए वीज़ा तैयार करता है। तो यही सारी मोटी मोटी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी सब चीज़ें जो है वो छोटी मोटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर 18 साल के नीचे को हो तो आपको कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं या फिर ऐसा वैसा, लेकिन वो आप होंगे नहीं प्रॉब्लली जब आप हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ओवर द 18 हो। तो ये सारी चीज़ें और जो छोटी चीज़ें मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं की वो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ध्यान से पढ़ लीजिए।
तो जो मोटा मोटा यही है जो मैंने आपको बताया, जो मेन पॉइंट्स। तो ये चीज़ें आप कंसिडर करें, स्पेशली चूजिंग एन एजुकेशन एंड IELTS एंड एवरीथिंग। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जिन लोगों को ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें।